हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारी 100 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है और आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए करा स्टूडेंट अनअकैडमी मेगा क्विज। यहाँ पर यार आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देकर आपकी जो तैयारी वो पता चल सकेगी बच्चों की आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनका एवरी सैटरडे मैथ्स का टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें आपसे 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और ये आपका 1 आवर का टेस्ट होने वाला है बच्चों। और इसके बाद बच्चों आप संडे में भी टेस्ट दे सकते हो। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो संडे में टेस्ट दे सकेंगे। वो साइंस का टेस्ट होगा, वहां पर भी सेम प्रोसेस है बच्चों। आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ, 20 मार्क्स के होंगे और ये भी टेस्ट आपका 1 आवर का होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि उनका टेस्ट एवरी डे होगा। एवरी डे आप 5 बजे, शाम के 5 बजे टेस्ट दे सकते हो। 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों और ये 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम दी जा रही है बच्चों, केवल और केवल 30 मिनट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों आप टेस्ट देते हो तो आपके लिए इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस है बच्चों वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए हैं और इसमें आपको जो सिलेबस है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं सभी की, उन लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा हार्डी-सोल्जे का नियम लिखिए। तो बच्चों इस नियम के अनुसार जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। अब इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, दो तरीके के हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं। एक होता है धनावेशित कोलाइडी विलयन, दूसरे होते हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो अगर हम ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना चाहते हैं, किसको? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को अगर हम स्कंदित करना चाहते हैं तो हमारे पास Al+3 आयन, यहाँ पर Ca++ आयन एंड Na+ आयन, ये आयंस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, Al+3 Ca++ एंड Na+। तो अब स्कंदन मैंने क्या बोला है? विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होती है। अब आप सभी देख रहे हो इन तीनों आयनों में किसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है? Al की +3 है। तो हम स्कंदन शक्ति का ये क्रम बताएंगे। ये है हमारा बच्चों स्कंदन शक्ति बढ़ने का क्रम। ये क्या है? स्कंदन शक्ति बढ़ने का क्रम। इसका मतलब आप समझना थोड़ा सा, स्कंदन शक्ति बढ़ने का क्रम, बढ़ने का क्रम। अब बच्चों हमारे पास सपोज करो कोई ऋणावेशित कोलाइड विलयन है और उसको हम स्कंदित करना चाहते हैं। तो हमारे पास एल्यूमिनियम आयंस, कैल्शियम आयंस एंड Na+ आयन की समान मात्रा है। समझना मैं जो कहना चाहता हूं, अगर ऋणावेशित कोलाइड विलयन है, अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं? स्कंदित करना चाहते हैं, तो हमें इनमें से कम मात्रा, देखो समझना, जिसकी संयोजकता सबसे ज्यादा होगी उसकी मात्रा हमें कम लेनी पड़ेगी उस ऋणावेशित कोलाइड विलयन को स्कंदित करने के लिए। अगर हम इसके द्वारा उसको स्कंदित करेंगे तो इसकी मात्रा एल्यूमिनियम की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा लेना पड़ेगी, क्योंकि यहां पर केवल 2 आयन्स हैं इसके ऊपर, और इसकी मात्रा सबसे अधिक लेनी पड़ेगी क्योंकि इस पर केवल 1 आयन है। तो अगर हम किसी ऋणावेशित कोलाइड विलयन की समान मात्रा को स्कंदित करना चाहते हैं तो हमें कम से कम मात्रा किसकी लेनी पड़ रही है? जिसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की। तो इसकी मात्रा हमें कम लेनी पड़ेगी, इसकी मात्रा इससे थोड़ी सी ज्यादा और इसकी मात्रा सबसे ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो क्या बोला है कि विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी ज्यादा होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। ठीक है ना, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है। और अगर बच्चों हम किसी धनावेशित कोलाइड विलयन को स्कंदित करना चाहते हैं, किसी धनावेशित कोलाइड विलयन को स्कंदित करना चाहते हैं, तो वहां पर बच्चों हमारे जो आयंस होते हैं कैसे लिए जाएंगे? नेगेटिव आयंस। तो वहां पर हमारा सीक्वेंस होता है ये, ठीक है ना, इसको याद रखना आप सभी। ये सीक्वेंस होता है स्कंदन शक्ति बढ़ने का, ये स्कंदन शक्ति बढ़ने का क्रम है। तो सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी होगी?
PO4 माइनस 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 की, फिर SO4 माइनस माइनस किससे कम होगी, और Cl माइनस की सबसे कम होगी, क्योंकि सबसे कम आयन किसके पास है, Cl के पास है। तो ये हमारा स्कंदन शक्ति बढ़ने का क्रम है। अगर हम किसी धनावेशित कोलाइडीय विलयन की समान मात्रा को स्कंदित करना चाहते हैं तो हमें जो फास्फेट आयन जिसमें होंगे उसकी मात्रा कम लेनी पड़ेगी, और जिसमें हमारे सल्फेट आयन होंगे उस विलयन की मात्रा में थोड़ी सी ज्यादा लेना पड़ेगी, और जिसमें Cl माइनस आयन होंगे उसकी मात्रा सबसे ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे हार्डी-सुलजे का नियम काम करता है कि अगर हम किसी ऋणावेशित कोलाइड विलयन को स्कंदित करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं। एक में एल्यूमिनियम आयंस हैं, दूसरे में कैल्शियम आयंस हैं और तीसरे में सोडियम आयंस हैं। तो सबसे कम हमें किसकी मात्रा लेनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम आयंस वाले विलयन की। उससे ज्यादा किसकी लेनी पड़ेगी, कैल्शियम आयन वाले विलयन की। और सबसे ज्यादा किसकी लेनी पड़ेगी, जिसमें Na+ आयंस हो। ठीक है बच्चों, तो यह है हमारा हार्डी-सुलजे का नियम कि विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी ज्यादा होती है उसकी जो स्कंदन शक्ति है उतनी ही अधिक होती है। तो हमने ऋणावेशित कोलाइड विलयन को अगर स्कंदित करना चाहते हैं तो हमारा स्कंदन शक्ति बढ़ने का ये क्रम होगा आयंस का, और अगर किसी धनावेशित कोलाइड विलयन को स्कंदित करना चाहते हैं तो ये सीक्वेंस होने वाला है। ठीक है बच्चों, स्कंदन शक्ति बढ़ने का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया तो 2021 में भी ये पूछा जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लेना जिससे कि आप इसको आसानी से अच्छे से लिख पाओ। ठीक है बच्चों, सेकंड है रक्षी कोलाइड क्या है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है, उसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो रक्षी कोलाइड क्या होते हैं। रक्षी कोलाइड, रक्षी का मतलब रक्षा करना। अब ये किसकी रक्षा करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये भी रक्षी कोलाइड वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब पहले तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो रक्षी कोलाइड क्या है, तो द्रवरोधी कोलाइड आप सभी जानते हो बच्चों अस्थायी होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और अगर हम इसमें अल्प मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें, क्या मिला दें, द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें, तो हम देखते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन है उसकी स्थायित्वता जो है, जो स्टेबिलिटी है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने का प्रयास करिए। ये बच्चों हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है, ये क्या है हमारा, सपोज करिए द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या करेगा, इस द्रव विरोधी कोलाइड की सतह पर एक अपनी लेयर बना लेगा इस तरीके से। ये किसकी तह है, ये किसकी लेयर है बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड की लेयर है। अब जब इसमें हम कोई विपरीत आवेश वाला विकर्मक मिलाएंगे, जब इसमें हम कोई विपरीत आवेश वाला विकर्मक मिलाएंगे तो वो विपरीत आवेश वाला विकर्मक पहले किसको खत्म करेगा, पहले किसको नष्ट करेगा, इस ऊपर वाली लेयर को जो कि द्रव स्नेही कोलाइड की बनी हुई है, और इसको समाप्त करने में उसको टाइम जाएगा। हम कह सकते हैं कि अगर हमने यहां पर आप लिख लीजिए विपरीत आवेश वाला विकर्मक, विपरीत आवेश वाला अभिकर्मक अगर हम मिलाते हैं, वाला अभिकर्मक, समझने का प्रयास करिएगा बच्चा। जो हमारे द्रव विरोधी कोलाइड हैं ये तो अस्थायी होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। और अगर इसमें हमने अल्प मात्रा में कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया, क्या मिला दिया, कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया, तो इस द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाने से ये हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है। अब हमने क्या किया, आगे जाके हमने इसमें कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया, और द्रव स्नेही कोलाइड ने क्या किया, उस द्रव विरोधी कोलाइड की सतह पर अपने एक लेयर बना ली। अब जब इसमें हम कोई विपरीत आवेश वाला अभिकर्मक मिलाएंगे तो वो विपरीत आवेश वाला अभिकर्मक क्या करेगा, पहले उस लेयर को खत्म करेगा जो द्रव स्नेही कोलाइड ने मिला ली है, उसके बाद वो द्रव विरोधी कोलाइड तक पहुंचेगा। तो उस लेयर को समाप्त करने में इसको टाइम जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की क्या की, रक्षा की। तो मैंने आगे यही लिखा है बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब यार द्रव स्नेही कोलाइड को खत्म करने में टाइम लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि द्रव विरोधी कोलाइड जो था हमारा, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्थायित्वता बढ़ चुकी है। तो बच्चों आगे है वृद्धि हो जाती है। ये जो प्रक्रम है इसको हम रक्षण कहते हैं। और वे द्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से स्थायित्व बढ़ जाता है उसको बच्चों हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। अब हमने द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया किसी द्रव विरोधी कोलाइड में, मिलाया नहीं मिलाया, क्यों मिलाया, क्योंकि स्कंदन से हम उस द्रव विरोधी कोलाइड को रोकना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड हमने मिलाया बच्चों उसको कहा जाता है क्या, रक्षी कोलाइड। क्या कहा जाता है, रक्षी कोलाइड कहा जाता है। अगर हमारा गोल्ड सॉल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। अगर हम गोल्ड सॉल को स्कंदित करना चाहते हैं, गोल्ड सॉल होता है, उस गोल्ड का कोलाइड विलयन कह सकते हो, गोल्ड सॉल कह सकते हो। अगर हम गोल्ड को कोलाइड विलयन को स्कंदित करना चाहते हैं तो हम इसमें NaCl मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं,
NaCl। तो NaCl क्या कर देता है, उसको स्कंदित कर देता है। लेकिन बच्चों जब इसमें हम जिलेटिन मिला देते हैं, किसमें, गोल्ड के कोलाइडी विलयन में, अगर हमने थोड़ी सी मात्रा में जिलेटिन मिला दिया तो हम देखते हैं कि अब NaCl के द्वारा जो स्कंदन होने वाला था उसकी जो कमी है वो मंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जिलेटिन ने उस द्रव विरोधी कोलाइड की क्या की, रक्षा की, क्या की, रक्षा की, जिसकी वजह से उस द्रव विरोधी कोलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पर जिलेटिन क्या है, जिलेटिन बच्चों एक द्रव स्नेही कोलाइड है, या फिर हम कह सकते हैं एक रक्षी कोलाइड है। तो यहां पर हमने ले रखा बच्चों क्या, गोल्ड का कोलाइडी विलयन, और जैसे ही हमने NaCl इसमें मिलाया तो ये तुरंत ही स्कंदित हो जाता है क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइड है। लेकिन जब इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया, जिलेटिन, तो जिलेटिन क्या करेगा, उस द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करेगा, किससे, NaCl से, उसको स्कंदित होने से रोकेगा। तो जिलेटिन इसमें किसका काम कर रहा है, रक्षा करने का, किसकी रक्षा कर रहा है, गोल्ड के कोलाइडी विलयन की। तो यहां पर जिलेटिन क्या हुआ, एक रक्षी कोलाइड हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे रक्षी कोलाइड, और ये जो प्रक्रम है इसको हम रक्षण कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी आप आज ही कर लेना, अच्छे से कर लेना। और ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस करके मत जाना। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा ब्राउनी गति, एक और टिंडल प्रभाव वाला क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, अभी मैं स्वर्ण संख्या के बारे में भी बताने वाला हूं आपको, स्वर्ण संख्या भी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो आज हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री का वो सारा खत्म होने वाला है। कल मैं आपको जो हमारा पी ब्लॉक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों कराने वाला हूं, वहां से भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी भी आप अच्छे से करोगे। ठीक है, समझिए। चलो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा ब्राउनी गति को लेकर। ब्राउनी गति है क्या, पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ब्राउनियन मेथड, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो देखो, कोलाइडी विलयन का सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण करने से यह इधर उधर, अगर कोलाइडी विलयन है उसका हमने सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण किया तो हमने देखा कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस गति का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसी वजह से इसको ब्राउनी गति कहा जाता है। और ये गति जो है बच्चों अनियमित दिशा में होती है, किसी भी दिशा में होती है लेकिन सीधी रेखा में होती है, अनियमित दिशा में होती है बट एक सीधी रेखा में होती है। जैसे हमारे कोलाइडी कण है ये बच्चों कहीं पर भी गति कर सकता है। ऐसे करके हम इस गति को दिखाएंगे बच्चों, इस टाइप से आप दिखा दोगे इसको। ठीक है, कहीं पर भी हो सकती है ये जो मोशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ऐसे करके आप इसको दिखा देना। तो ये जो है बच्चों ये ब्राउनी गति है। अब इसके कारण का, ऐसा क्यों होता है, इसके कारण का अध्ययन किया था वैज्ञानिक वीनर ने। ब्राउनी गति के कारण का अध्ययन 1863 ईस्वी में किसने किया था बच्चा, वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार क्या है बच्चों वो समझ लीजिए। ये है हमारा कोलाइडी कण, ये क्या है हमारा कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण। और जो परिक्षेपण माध्यम के कण होते हैं वो उस पर बल या दाब लगाते हैं। क्या करते हैं, ये बल या दाब लगाते हैं, इस तरीके से बल या दाब लगाने वाले हैं। और इसकी परिणामी दिशा में बल या दाब लगाते हैं, उसकी बल की परिणामी दिशा में ये जो कोलाइडी कण है वो गति करने लगता है। बल की परिणामी दिशा, परिणामी दिशा समझना, मैं जो समझाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, ये हमारी जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या हमारे, ये है बच्चों परिक्षेपण माध्यम के कण। तो यहाँ लिखोगे वैज्ञानिक वीनर ने क्या किया, इनके अनुसार परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर, प्रावस्था के कणों पर परिक्षेपण माध्यम के कण बल या दाब लगाते हैं, बल या दाब लगाते हैं, दाब लगाते हैं, जिसकी परिणामी दिशा में कोलाइडी कण गति करते हैं, कोलाइडी कण गति करते हैं। यह है बच्चों रीजन, समझना। देखो आप यहां पर देख रहे हो कि जो गति हो रही है वो अनियमित दिशा में बट एक सीधी रेखा में होती है। सीधी रेखा में चलने का रीजन क्या है, बहुत सारे यहां पर हमारे कोलाइडी कण होंगे,
ये कोलाइडी कण है बच्चों। यहाँ पर बहुत सारे ये परिक्षेपण माध्यम के कण मैं दिखा रहा हूँ। ये परिक्षेपण माध्यम के कण बल या दाब लगाते हैं और सभी जब एक साथ प्रेशर लगाते हैं, जब बल या दाब लगाएंगे तो जो हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था का कण बड़ा था वो गति करने लगता है उस बल की परिणामी दिशा में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सभी के सभी फोर्स या बल लगा रहे हैं और इसकी परिणामी दिशा में बेचारा कोलाइडी कण गति करने लगता है। तो बल की परिणामी दिशा में वो गति कर रहा है, आप सभी यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो गति है बच्चों एक सीधी रेखा में हो रही है, बट किसी भी दिशा में जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा ये उधर ही रोटेट हो जाएगा। अगर ऊपर से ज्यादा बल लगता है तो नीचे की ओर गति करेगा, एक सीधी रेखा होगी, फिर नीचे की आ सकता है, इधर आ सकता है, मतलब पूरे विलयन में कहीं पर भी गति कर सकता है। क्योंकि जिधर ज्यादा से ज्यादा कोलाइडी हमारे जो परिक्षेपण माध्यम के कण हैं वो प्रेशर लगा देंगे, बल लगा देंगे, उसी की परिणामी दिशा में कोलाइडी कण गति करने लगते हैं। यह है बच्चों हमारा ब्राउनी गति, ब्राउनियन मेथड, ब्राउनियन मोशन। इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इंपॉर्टेंट था यार, इसको आज ही तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको कोशिश किया समझाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक, गोल्ड नंबर क्या होता है उसको थोड़ा सा सही तरह समझ लीजिए, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं बच्चों, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई फालतू क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराने वाला, सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो बच्चों इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बस आप सभी मेहनत करिए, बोर्ड परीक्षाओं पर फोकस करिए, बोर्ड एग्जाम नियर हैं। अब बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या क्या होंगे बच्चों वो देखा जाएगा, बट अभी आपका टारगेट होना चाहिए पढ़ने पर, फोकस होना चाहिए स्टडी पर, ठीक है। आगे जाके देख लेंगे यार जो भी होने वाला है, क्यों टेंशन ले रही हो। बस आप सभी मेहनत करिए, अच्छे से नंबर लाइए, ठीक है बच्चा। चलिए अगला जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए। स्वर्ण संख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वर्ण संख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखो स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आंसर देखिए इसका, स्वर्ण संख्या स्वर्णांक, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक भी इसको कहा जाता है, या स्वर्णांक, स्वर्णांक, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे बच्चों, रक्षी कोलाइड के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। रक्षी कोलाइड के रूप में, रक्षी कोलाइड के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इनकी गुणवत्ता की जानकारी, इनकी गुणवत्ता की जानकारी, इनकी गुणवत्ता की जानकारी स्वर्ण संख्या द्वारा होती है। इनकी जो गुणवत्ता है बच्चों हम कैसे पता कर सकते हैं, स्वर्ण संख्या के द्वारा। इनकी गुणवत्ता की जानकारी स्वर्ण संख्या द्वारा होती है, स्वर्ण संख्या द्वारा होती है, स्वर्ण संख्या द्वारा होती है, ठीक है बच्चों। तो देखो रक्षी कोलाइड के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, अगर इनकी गुणवत्ता की जानकारी में पता करनी है तो उसके लिए हम लोग गोल्ड नंबर यूज करते हैं। स्वर्ण संख्या क्या है, तो लिखोगे रक्षी कोलाइड की, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली ताजे स्वर्ण सोल में, जो 10 मिली ताजे स्वर्ण सोल में, स्वर्ण सोल में 10% NaCl के, 10% NaCl के 1 मिली विलियन को, 1 मिली विलियन को मिलाने से होने वाले स्कंदन को, होने वाले स्कंदन को रोकने में सहायक होती है, रोकने में सहायक होती है। क्या कहलाती है बच्चा, सहायक होती है, स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाती है, स्वर्णांक कहलाती है। तो देखो जो जितना अच्छा रक्षी कोलाइड होगा मिलीग्राम में उसकी उतनी ही कम मात्रा यूज होने वाली है। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा बच्चा। मैं यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी समझ अच्छे से आ जाएगा ये टॉपिक कि है क्या आखिर ये। एक टेस्ट ट्यूब हमने ये ले रखी है और एक और टेस्ट ट्यूब हम कुछ इस टाइप से इसको दिखाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको आप दिखा दीजिए, यहाँ पर हम ऐसे करके इसको दिखा रहे हैं बच्चा, ठीक है। और यहाँ से ये जो सॉल्यूशन है इसमें गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर ले रखा 10 मिली ताज़ा स्वर्ण सोल। यहाँ पर क्या है 10 मिली ताज़ा स्वर्ण सोल, स्वर्ण
सॉल, और यहाँ पर हमने ले रखा 10% NaCl, 10% NaCl। इसमें से हम 1 मिली इसको इसमें मिलाने वाले हैं। कितना मिलाएंगे बच्चों? 1 मिली। 10 मिली ताज सॉल में 10% NaCl की 1 मिली, ये जो है कितना मिलाना है हमको? 1 ml मिलाना है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन के रूप में हमें कोई ना कोई रक्षी कोलाइड यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दिखाओगे ये क्या है? रक्षी कोलाइड है, जो कि रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? उस 10 मिली ताजी सोड सॉल की 10% NaCl वाले विलयन से। अब समझने का इसको प्रयास करिएगा बच्चा। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, तो ये रक्षी कोलाइड है और यहाँ पर हमने जो मात्रा ले रखी है वो किस में ले रखी है? mg में। मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली ताजी सोड सॉल में, 10 मिली ताजे सोड सॉल में 10% NaCl के 1 मिली विलयन को मिलाने से होने वाले स्कंदन को, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपस में स्कंदन हो जाएगा, क्योंकि NaCl क्या करेगा? ताजे सोड सॉल के साथ स्कंदित हो जाएगा, स्कंदन की क्रिया होगी। लेकिन अगर हम इस स्कंदन की क्रिया को रोकना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर रक्षी कोलाइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रक्षी कोलाइड की हमें जितनी कम से कम मात्रा यूज हो रही है, जितनी कम से कम मात्रा यूज होगी, वो जो रक्षी कोलाइड है उतना ही अधिक अच्छा होगा, उसकी जो गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा होगी। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली ताजे सोड सॉल में 10% NaCl के 1 मिली विलयन को मिलाने से होने वाले स्कंदन को रोकने में सहायक होती है, उसी को बच्चों सोड संख्या या सोडांक कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी है, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। तो रक्षी कोलाइड के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनकी गुणवत्ता की जानकारी हम सोड संख्या द्वारा करते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों आप तैयार कर सकते हो यहाँ पर। एक तो आप टिंडल प्रभाव करोगे, एक और कर लेना, नदियां समुद्र में पहले, नदियां समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों? आपने सुंदरबन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा डेल्टा है बच्चों। अब देखो ऐसा क्यों होता है, रीजन समझ लीजिए इसका थोड़ा सा। देखो बच्चों, नदियां हैं उसमें रेत बालू ये सारे के सारे कण होते हैं, आप सभी को पता है। और जो समुद्र है उसमें हमारे लवण होते हैं, जैसे NaCl है, इसके साथ साथ बहुत सारे लवण होते हैं। तो जो समझना, नदियां हैं उनमें क्या होता है बच्चों? नदियों में क्या होगा? रेत है, आपका बालू है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। लेकिन जो समुद्र है उसमें बहुत सारे लवण होते हैं, जैसे NaCl होता है आपका, ठीक है। अब NaCl बच्चों क्या करेगा? जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो वहां पर रेत और बालू आपस में एक दूसरे से स्कंदित हो जाती हैं, और स्कंदित होकर वहां पर रेत बालू के बहुत बड़े बड़े ढेर बनते जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्कंदन की क्रिया होगी और धीरे धीरे करके रेत बालू वहां पर इकट्ठे होते जाएंगे। जहां पर नदियां और समुद्र एक दूसरे से मिलते वहीं पर डेल्टा का निर्माण होगा। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों, इनमें ऋणाभिषिक्त, ये ऋणाभिषिक्त होते हैं, और यहाँ पर हमारा Na+ क्या है? धनाभिषिक्त है, तो वो इसको स्कंदित करने के काम आता है। तो जहां पर भी नदियां एक दूसरे से समुद्र में मिलती हैं वहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो NaCl है वो रेत बालू मिट्टी के कणों को स्कंदित कर देगा, और स्कंदित होने की वजह से वहां पर रेत बालू के बहुत बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, और वही ढेर एक बड़ा आकार बना लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यहां पर आप टिंडल प्रभाव वाला क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बच्चों उसमें मैं आपको पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज बच्चों जल्दी समाप्त हो जाएगी, अब आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।